जय हिंद साथियों, मेरा नाम है अमित कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं एग्जाम प्रिपरेशन की एक और नई वीडियो में। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन दाखिला प्रक्रिया 2021-22 के बारे में। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम एडमिशन कैटेगरी के बारे में जानेंगे, कब आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से दस्तावेज आपको एडमिशन के लिए चाहिए। इन सभी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन के लिए पेरेंट्स की या अभिभावकों की अलग अलग एडमिशन कैटेगरीज बनाई गई हैं। फॉर्म भरते समय भी आपको इन कैटेगरीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यदि आपने गलत कैटेगरी से फॉर्म भर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके बच्चे को किसी भी कैटेगरी में एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सी एडमिशन कैटेगरी से हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्रवेश के लिए अभिभावकों की मुख्य रूप से 5 कैटेगरियां बनाई गई हैं। ये 5 कैटेगरियां उन केंद्रीय विद्यालयों के ऊपर अप्लाई होती हैं जो केंद्रीय विद्यालय सिविल या डिफेंस सेक्टर में हैं। सबसे पहली कैटेगरी उन अभिभावकों की जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी वो कार्यरत हैं केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में, या फिर वो व्यक्ति जो एक्स सर्विसमैन हैं, उन सभी के बच्चों का एडमिशन कैटेगरी 1 से होगा। इसके अलावा इस कैटेगरी में वो बच्चे भी शामिल हैं जो फॉरेन नेशनल ऑफिशियल्स के हैं और जो डेपुटेशन पर या ट्रांसफ़र पर इंडिया आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन्विटेशन पर। तो अगर हम बात करें कैटेगरी 1 में कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स के बच्चे शामिल होंगे, तो जिनके अभिभावक कार्यरत हैं आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में या रेलवे में, तो मुख्य रूप से इनके बच्चे, और साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आने वाले सभी विभाग जो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं, उन सभी अभिभावकों के बच्चे भी कैटेगरी 1 में होंगे। इसके बाद अगर हम कैटेगरी 2 की बात करें तो कैटेगरी 2 में वो सभी बच्चे जिनके माता पिता ट्रांसफरेबल या नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय हैं अलग अलग ऑटोनोमस बॉडीज के, स्वायत्त संगठनों के, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के, तो उन सभी अभिभावकों के बच्चे केंद्रीय विद्यालय संगठन की एडमिशन कैटेगरी 2 में आएंगे। इसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे HAL है या फिर FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इस प्रकार की जो ऑटोनोमस बॉडीज या PSUs हैं उनके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज के बच्चे कैटेगरी 2 में आएंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन भी एक ऑटोनोमस बॉडी है। इससे हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत एम्प्लॉयज के बच्चे भी कैटेगरी 2 में ही आएंगे। इसके बाद अगर हम कैटेगरी 3 के बारे में बात करें तो कैटेगरी 3 उन सभी अभिभावकों के लिए है जो हैं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं अलग अलग स्टेट के अंडर में। जैसे अगर हम महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र पुलिस के बारे में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र पुलिस सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार के अंडर में है, और इसलिए हम इसको स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहेंगे। तो इस प्रकार के जो अभिभावक हैं उनके बच्चे आएंगे कैटेगरी 3 में। दोस्तों, इसके बारे में अगर हम कैटेगरी 4 के बारे में चर्चा करें तो कैटेगरी 4 के अंदर उन सभी अभिभावकों के बच्चे आएंगे जो कार्यरत हैं ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग जो आती हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं किसी राज्य के अंदर राज्य का बिजली विभाग एक स्वायत्त संगठन है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज के बच्चे कैटेगरी 4 में आएंगे। इसके बाद सबसे मुख्य क्वेश्चन उन अभिभावकों के लिए जो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में नहीं है, तो उनके बच्चे कैटेगरी 5 में आएंगे। तो ये जो 4 कैटेगरी हमने ऊपर डिस्कस की, इसके अलावा जो भी व्यक्ति अलग अलग प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर जो किसान हैं
या फिर वो कहीं जॉब नहीं करते, तो उन सभी के बच्चे कैटेगरी 5 में आएंगे। इसके बाद डियर फ्रेंड्स हम बात करें कुछ स्पेशल केंद्रीय विद्यालय की जो हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में, वहां पर एडमिशन की टोटल 6 कैटेगरीज होती हैं। सिविल और डिफेंस के केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की टोटल 5 कैटेगरीज होती हैं और पीएसयू या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन की टोटल 6 कैटेगरियां होती हैं। तो 6 कैटेगरी किस प्रकार से होंगी, तो अभी हमने डिस्कस किया था कैटेगरी 1 से लेकर 5 तक। अब यहाँ पर एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है, वो उन सभी अभिभावकों के लिए है जो काम करते हैं इन पीएसयू में या फिर इन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो उनकी कैटेगरी को यहाँ पर कैटेगरी 1 माना जाएगा, यानी चिल्ड्रन या फिर ग्रांड चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द प्रोजेक्ट सेक्टर, जो प्रोजेक्ट सेक्टर है, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग जिसने स्पॉन्सर किया है उस केंद्रीय विद्यालय को, तो उन अभिभावकों के बच्चे या फिर जो ग्रांड चिल्ड्रन है वो सभी कैटेगरी 1 में आएंगे। इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनकी कैटेगरी पहले 1 थी, यहाँ पर उनकी कैटेगरी हो जाएगी 2। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ऑटोनोमस बॉडीज है उनकी कैटेगरी हो जाएगी 3। जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी कैटेगरी यहाँ पर हो जाएगी 5। जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ऑटोनोमस बॉडीज हैं उन अभिभावकों की कैटेगरी 5 हो जाएगी। और जो कहीं भी काम नहीं करते, जो एम्प्लॉयज नहीं है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनकी कैटेगरी यहाँ पर 6 हो जाएगी। तो अभिभावकगण आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप अगर आपके बच्चे का एडमिशन किसी ऐसे केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, तो वहां पर कैटेगरीज इस प्रकार से चेंज हो जाएंगी। एडमिशन फॉर्म भरते समय आपको अपनी कैटेगरी का जरूर पता हो, क्योंकि सही कैटेगरी में फॉर्म भरने के पर ही आपके बच्चे के एडमिशन के होने की संभावना है। अगर आप कहीं भी जॉब नहीं करते और अगर आपने भर दिया कैटेगरी 2 या कैटेगरी 1 और अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो गया, तो एडमिशन के समय आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यानी आप कहीं पर जॉब करते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए एडमिशन के दौरान। तो वो डॉक्यूमेंट्स आप नहीं लेकर आ सकते तो बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इससे अच्छा है आप अपने बच्चे का एडमिशन सही कैटेगरी से ही डालें। इसके बाद अगर हम एज लिमिट के बारे में बात करें, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में कक्षा 1 के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 5 साल होनी चाहिए, जो हो 31 मार्च को। अब उन अभिभावकों के लिए एक चिंता के विषय, जो जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है 1 अप्रैल को, तो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कुछ छूट दी है। वो सभी बच्चे जिनका जन्म 1 अप्रैल को हुआ है उनको भी कंसीडर कर लिया जाएगा 5 ईयर के अंडर ही। लेकिन अगर आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है 2 अप्रैल को, तो आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, आपके बच्चे की एज जो है वो 5 ईयर नहीं मानी जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें अलग अलग क्लासेस के अंदर एडमिशन के लिए कितनी एज चाहिए, तो उसके लिए 1 अप्रैल को हम कंसिडर करेंगे। क्लास 1 के लिए मिनिमम एज 5 ईयर्स, 2 के लिए 6 ईयर्स, 3 के लिए 7 ईयर्स, 4 के लिए 8 ईयर्स, 5 के लिए 9 ईयर्स। क्लास 6 के लिए मिनिमम एज है 10 ईयर्स, क्लास 7 के लिए मिनिमम एज है 11 ईयर्स, क्लास 8 के लिए मिनिमम एज है 12 ईयर्स, क्लास 9 के लिए 13 और क्लास 10 के लिए मिनिमम एज है 14 ईयर्स। साथ में अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो हर बार जो मैक्सिमम एज है वो 2 ईयर तक वेरी करती है मिनिमम एज में, यानी क्लास 1 में एडमिशन करवा सकते हैं आपके अपने बच्चे का यदि उसकी अधिकतम आयु 7 वर्ष से कम है। तो यहाँ पर एक विशेष छूट उन बच्चों के लिए जो दिव्यांग हैं, तो उनके लिए मैक्सिमम एज के अंदर यहाँ पर 2 वर्ष की छूट है। यानी अगर कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसके लिए कक्षा 1 की जो अधिकतम आयु है वो है 9 वर्ष, और इसी प्रकार से अलग अलग कक्षाओं के लिए उसकी न्यूनतम अधिकतम आयु के अंदर 2 वर्ष का इजाफा होगा, उसे 2 वर्ष की छूट मिल सकती है। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें कि एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, तो एडमिशन के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि उसी के आधार पर बच्चे की एज कैलकुलेट होगी। और यदि आपके बच्चे की एज 5 साल से कम है तो उसका एडमिशन नहीं होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन की कक्षा
1 में। अब ये जो बर्थ सर्टिफिकेट को किसके द्वारा इश्यू हो, ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो इश्यू हो सकता है जो नोटिफाइड एरिया काउंसिल है उसके द्वारा, जो म्युनिसिपल काउंसिल है उसके द्वारा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके द्वारा, या फिर विलेज पंचायत, मिलिट्री हॉस्पिटल, या फिर जो डिफेंस पर्सनल के जो सर्विस रिकॉर्ड होते हैं। अगर आप फौज में हैं तो आपका जो सर्विस रिकॉर्ड के अंदर जो बच्चे की एज है उसके अनुसार बच्चे का एडमिशन हो सकता है कक्षा 1 में। इसके बाद दूसरे डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, यदि आप हैं शेड्यूल्ड कास्ट से, अनुसूचित जाति से, शेड्यूल्ड ट्राइब से, अनुसूचित जनजाति से, ईडब्ल्यूएस से, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से, ओबीसी चाहे वो क्रीमी लेयर हो चाहे नॉन क्रीमी लेयर हो, या फिर बीपीएल से, तो आपको इसके लिए एक सर्टिफिकेट, अगर आप एससी से हैं तो एससी का के लिए जो सर्टिफिकेट होता है वो, अगर आप एसटी से हैं तो एसटी का जो सर्टिफिकेट है वो बच्चे के एडमिशन के लिए चाहिए। और यह जो सर्टिफिकेट है वो या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या जो यूनियन गवर्नमेंट है भारत सरकार के द्वारा जारी हो। इसके बाद अगर हम थर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, तो थर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने से पहले आप ये भी जान लें कि यह जो सर्टिफिकेट है वो बच्चे का ही होना चाहिए। अब कुछ पेरेंट्स कहेंगे कि जिन पेरेंट्स के पास बच्चे का ओबीसी या बच्चे का एससी सर्टिफिकेट नहीं है उनके लिए क्या छूट है, तो उनके लिए यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने छूट दी है 3 महीनों की। वो अपने सर्टिफिकेट के आधार पर बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं वो अभिभावक, लेकिन 3 महीने के अंदर उनको बच्चे का ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस या एसटी सर्टिफिकेट स्कूल में जमा करवाना ही होगा, नहीं तो आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें उन एम्प्लॉयज की जो एक्स सर्विसमैन है तो उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए रिटायरमेंट का। इसके बाद आपको चाहिए प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आपका निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र के अंदर मुख्य रूप से आप बिजली का बिल, पानी का बिल लगा सकते हैं, या फिर अगर आप कहीं किराए पर रहते हैं तो जो किरायानामा होता है, जो एग्रीमेंट होता है, उसको भी आप प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आदरणीय अभिभावकगण, इसके बाद अगर हम बात करें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के एक कक्षा 1 के अंदर कुल कितने बच्चों का एडमिशन होता है, तो जो टोटल स्ट्रेंथ होती है वो होती है 40 पर सेक्शन। यानी अगर आप एडमिशन चाहते हैं ऐसे केंद्रीय विद्यालय में जहां पर एक ही सेक्शन है तो टोटल वहां पर 40 सीट्स होंगी। अगर 2 सेक्शन है, वहां पर 2 सेक्शन स्कूल है, तो वहां पर कुल सीटों की संख्या 80 होगी। इसके बाद जो 40 सीटें हैं, 40 सीटों में से अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उसके अनुसार कितनी सीटें होंगी, तो जो रिजर्वेशन नॉर्म्स है उसको हम फॉलो करेंगे यहाँ पर। तो जो आरटी है, आरटी कैटेगरी के अंदर 25% जो सीटें रिजर्व्ड हैं, इसका मतलब टोटल 40 में से जो 10 सीटें हैं वो आपकी आरटी कैटेगरी के लिए होंगी, 40 में से 6 सीटें एससी कैटेगरी के लिए होंगी, 40 में से 3 सीटें एसटी कैटेगरी के लिए होंगी, और 40 में से जो 11 सीटें हैं वो होंगी ओबीसी कैटेगरी के लिए। इसके बाद जो बाकी बची हुई कैटेगरीज हैं वो जनरल कैटेगरी, बाकी बची हुई जो सीटें हैं वो होंगी जनरल कैटेगरीज के लिए। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म फिल करने के बाद जो प्रोसेस होगी वो किस प्रकार से होगी, तो ऑनलाइन एक लॉटरी कंडक्ट की जाएगी केंद्रीय विद्यालय के द्वारा, जिसमें सबसे पहले लॉटरी निकलेगी आरटी स्टूडेंट्स की। जो आरटी के लिए यानी सबसे पहली जो लॉटरी होगी, सबसे पहले जिनको चांस मिलेगा एडमिशन के लिए वो हो गए आरटीई लॉटरी वाले। इसके बाद जो डीए जो स्टूडेंट्स हैं यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी लॉटरी निकलेगी नंबर 2 पर। इसके बाद थर्ड जो कैटेगरी होगी वो जो लॉटरी होगी वो होगी कैटेगरी 1 के लिए, इसके बाद कैटेगरी 2 के लिए। 5th नंबर पर जो लॉटरी निकलेगी वो निकलेगी एससी के लिए, 6th नंबर पर एसटी के लिए, 7th पर ओबीसी के लिए, 8th नंबर पर कैटेगरी 3 के लिए। इसके बाद जो लॉटरी निकलेगी वो निकलेगी कैटेगरी 5 के लिए, कैटेगरी 5th के लिए इसके बाद लॉटरी निकलेगी, और कैटेगरी 6th के लिए अगर कैटेगरी एप्लीकेबल है उस केंद्रीय विद्यालय में तो। इसके बाद सबसे जो लास्ट जो लॉटरी निकलेगी वो निकलेगी सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। अब सिंगल गर्ल चाइल्ड को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे वो भी हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसके बाद हम जान लेते हैं आरटी कैटेगरी के बारे में। आरटी कैटेगरी में कौन से पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं।
तो वो सभी पेरेंट्स जो बिलोंग करते हैं SC, ST, EWS, BPL या OBC कैटेगरी से, वो अपने बच्चे के लिए अप्लाई कर सकते हैं RT कैटेगरी के एडमिशन के लिए। तो इसके बाद अगर हम बच्चे के बारे में बात करें तो जो डिफरेंशियली एबल्ड बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं अपने खुद के एडमिशन के लिए RT कैटेगरी में। बट इस RT कैटेगरी में एडमिशन के लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि आपका जो निवास स्थान है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन से एक निश्चित दूरी में ही होना चाहिए। अलग अलग स्थानों के लिए दूरी भी अलग अलग है। चलिए जान लेते हैं इस दूरी के बारे में। तो अगर आप रहते हैं मेजर सिटीज में और आपके आसपास अगर कोई केंद्रीय विद्यालय है, यानी वो सभी केंद्रीय विद्यालय जो मेजर सिटी जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या मेट्रो सिटीज में हैं, उनसे 5 किलोमीटर की रेडियस में रहने वाले अभिभावक ही अपने बच्चे का जो एडमिशन है वो RT कैटेगरी में करवा सकते हैं। वहीं यह जो रेडियस है वो बढ़कर हो जाती है 8 किलोमीटर यदि वो केंद्रीय विद्यालय न तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है न ही मेट्रो सिटीज में है। तो मेट्रो सिटी और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अलावा बाकी सभी केंद्रीय विद्यालयों के लिए यह जो रेडियस की जो दूरी है वो है 8 किलोमीटर, यानी 8 किलोमीटर के दायरे में अगर आप रहते हैं तो आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं RT कैटेगरी में। इसके बाद अगर हम बात करें सिंगल गर्ल चाइल्ड की, तो सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब है कि वहां पर अकेला बच्चा लड़की ही हो। ठीक है, यदि आपके 2 बच्चे हैं जिसमें से एक लड़का है और एक लड़की है, तो इसको हम सिंगल गर्ल चाइल्ड में इंक्लूड नहीं कर सकते। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए आपके पास कंडीशन है कि आपके पास एक ही बच्चा हो, आपका एक ही बच्चा हो और वो एक लड़की हो, सिंगल गर्ल चाइल्ड हो। तो इस प्रकार से हम सिंगल गर्ल चाइल्ड को डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका जो बच्चा है वो एक ट्विन है, जुड़वा है और साथ में दोनों सिस्टर्स हैं, तो भी उसको मान सकते हैं हम सिंगल गर्ल चाइल्ड के तौर पर, लेकिन उसमें इसे एक ही बच्चे का एडमिशन होगा, वो लॉटरी के द्वारा निकाला जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम जान लेते हैं कि कब आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो यह एक सूचना जो कि 4 मार्च को केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा दी गई थी, जिसमें कंप्लीटली यहाँ पर लिखा हुआ है अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश संबंधी सूचना अभी तक जो हेडक्वार्टर है मुख्यालय उसको प्राप्त नहीं हुई है। तो संभवतः 10 मार्च 2021 तक सूचना प्राप्त होगी, यानी 10 मार्च 2021 के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया संबंधित कुछ जानकारी अपलोड की जाएगी। और यह इस जानकारी को आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल साइट kvsangathan.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे इस चैनल पर भी हम वीडियो अपलोड करेंगे जैसे ही केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्रवेश प्रक्रिया 2021 के बारे में कोई जानकारी आती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।